आज हमारे YouTube चैनल पर एक विशेष मेहमान आमंत्रित किए हैं श्री राजू पांडे जी को, जो बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छा अनुभव रखते हैं और कुछ लीगल टॉपिक है जिस पर मैं चाहूंगा कि श्री राजू पांडे जी अपने जो बैंकिंग सेक्टर में जो इन्होंने जो काम किया उसका क्या आज के जमाने में, जैसे हम लोग लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, तो न्यू डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक के द्वारा कैसे इकोनॉमिक जस्टिस हो आज के समय में, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा श्री राजू पांडे जी से कि सर जो कैसे आज के समय में जो है कि इकोनॉमिक जस्टिस को आप देखते हैं, जो स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस आ रहा है, छोटे छोटे बैंक आ रहे हैं जो गांवों तक जा रहे हैं, खाता खोल रहे हैं, तो कैसे आम व्यक्ति उस बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके जो भारतीय संविधान का जो सपना था कि आर्थिक न्याय सबको मिले, तो उस पर थोड़ा सा सर आप जो प्रकाश डालिए। देखिए, पहले 100 साल पहले देख लीजिए कि पहले लोग गांव बैंक में भी खाते नहीं खोलते। जी जी। धीरे धीरे बैंक आए, बैंक में खाते खोले गए और एक इंटरेस्ट लोग ब्याज चार्ज करते थे बाहर वाले, तो यूजुरियस इंटरेस्ट होता था जिसमें कि बहुत ब्याज लेते थे और बहुत लोग परेशान होते थे। आज भी चल रहा है। तो फिर उसकी जगह ये बैंक आए और इसके पहले साहूकार जिसे बोलते हैं, साहूकारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां आई जी। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटियां पहले किसी व्यवसाय की बनी, फिर वो बैंक के रूप में कन्वर्ट हुई और उनके साथ गांव में समितियां और संघ होते थे जो सवाया पे काम करते थे। थोड़ा गेहूं दिया तो फसल के बाद सवाया ले लेते थे। इस प्रकार से ये सब चीजें शुरू हुई, क्योंकि शुरू में तो बार्टर सिस्टम था, फिर बैंकिंग आई, लेकिन बहुत सारी चीजें मॉडर्नाइज नहीं की गई। बहुत सारी चीजों में जो सुधार होने चाहिए वो नहीं हुए। जैसे 1904 का कोऑपरेटिव एक्ट है, उसको 1965 में थोड़ा बहुत चेंज करके वही लागू रखा गया है। कोई परिवार कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुए उसमें। हुआ ये कि इधर पिछले कुछ सालों से प्राइवेट बैंक जो हैं वो अच्छे चल पड़े हैं और सरकारी बैंकों का जो सुपरविजन और कंट्रोल और काम का है वो भारत सरकार के हाथ में है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है। और भारत सरकार की नीतियां इतनी खराब है, फाइनेंस सेक्रेटरी को बैंकिंग आती नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं है और इन्होंने बैंकों का केवल दोहन किया है, अपने लोगों को वोट दिलाना, और बैंकों से जनता को फायदा मिल ही नहीं पाया। एक चीज सर जानना चाहेंगे, जो चिट फंड के नाम से जो स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस के तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, चिट फंड के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, उस पर आम इन्वेस्टर जो है कितना भरोसा करे, कितना उसका पैसा सुरक्षित है स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस में? देखिए, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस में जिन बैंकों को लोन मिला, जिन बैंकों को लाइसेंस मिला है रिजर्व बैंक की तरफ से, जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसी तरह से बंधन भी आया है, IDFC, AU स्मॉल है। ये कई साल पुरानी NBFCs थी जो फाइनेंस कंपनियां थी जो इतनी अच्छी पाई। ये रघुराम राजन जी के समय हुआ, लाइसेंस ऑन टैप की एक पॉलिसी लाए कि लाइसेंस मिल जाएगा। पहले बहुत सालों से लाइसेंस नहीं दे रही थी। ये हुआ भारत में कि उद्योगपतियों को नहीं देंगे, नहीं तो पैसा भी उनका, उद्योग भी उनका, तो कब्जा कर लेंगे, लेकिन अन्य को भी नहीं दे रहे थे। तो रघुराम राजन जी ने ये सब किया तो इनको लाइसेंस मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी बात पूछना चाहेंगे, दिक्कत वहां है जो लोग के पास लाइसेंस नहीं है। अच्छा। या जो लोग अनधिकृत काम करते हैं, जैसे सहारा था, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया। अब यही नहीं तय है कि सहारा पे, आज की बात नहीं कर रहे, 10 साल पुरानी, 15, कि RBI एक्शन लेगा, कि सेबी एक्शन लेगा, कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लेगा, कि कोई एक्शन किसी का कुछ है ही नहीं। जैसे वो लाश होती है तो वो एक थाने वाला दूसरे में ढकेल देता है, दूसरे वाला दूसरे में, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और जनता पिसती चली गई। हमारे प्रधानमंत्रियों ने, वित्त मंत्रियों ने इस पे गौर नहीं किया। तो यह माना जाए कि यदि जो स्मॉल बैंकिंग सेक्टर है, यदि वो रजिस्टर्ड है, RBI से गवर्न है, तो उसमें पैसा रखना जो है मतलब 90% जो सुरक्षित माना जाए। जो भी बैंक के लाइसेंस हैं उनका साथ साथ ये भी है कि जब बैंक में आप जाइए तो बैंक में घुसते ही वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड होता है, उसमें उसकी बैलेंस शीट लगी होती है। आप देखिए कि बैंक नेट प्रॉफिट में है कि नहीं है, और एक बैंक में पैसा मत रखिए, कम से कम 3-4 बैंक में रखिए। प्रति बैंक आपको अगर वो डूब गया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे DIC GC से, उसका इंश्योरेंस होता है। तो 5 लाख पहले कम था, अब अभी 5 लाख किया गया है। तो आप बैंकों में पैसा डिवाइड करके रखिए और कई जगह रखिए, 3-4 जगह तो रखिए।
तो सर एक आम इन्वेस्टर जो है बैंक में जाता है तो एफडी के तौर पर उसको 7 से 8% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। यदि वो आरडी के लिए जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा में जाता है, तो उसको 3 से 4%, 5% मिलता है। तो क्या यह इकोनॉमिक जस्टिस है भारत के अंदर कि नहीं है? आपके अनुसार क्या है, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, बैंकों में अभी थोड़ी एफिशिएंसी की कमी है। बैंक अगर 8%, 7% पे ले रहे हैं तो बैंक 11-12% पे देते हैं। अब बैंक को अपना सीआरआर, एसएलआर सब मेंटेन करना पड़ता है। उसके अलावा बैंक में एनपीए भी होता है, सारा पैसा तो वापस आएगा नहीं। उसके अलावा बैंक में गलतियां भी हो रही हैं, मतलब अच्छा सोचते हुए भी गलती होती है। दूसरा, करप्शन भी होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, स्कैम बहुत सारे चल रहे हैं। ऊपर से फोन आता है कि आप इनको लोन दीजिए। नीरव मोदी वाला कांड हुआ, वो अधिकारी सालों से चेंज नहीं हुआ था, ऑर्डर हुआ भी था चेंज का तो वहीं रख दिया गया। पूरे में सब सरकारें शामिल होती हैं, तो इन सब चक्कर में बैंक को प्रॉफिट इतना कम है कि जस्टिस नहीं हो पा रहा। ब्याज कम मिलता है लोन पे, जैसे जो स्प्रेड है वो ज्यादा है, 4%, 5% का मार्जिन रख के देते हैं, जबकि जो ये काम इसको कम कर सकते हैं, मतलब लोन सस्ते पे मिल जाएगा और ब्याज भी ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन ये चीजें अभी हो नहीं पा रही हैं क्योंकि बैंकों का जो नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जा रहा है ये वही सर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड हैं और जो है 10% से ज्यादा 15%, 16%, 22%, 25% दे रहे हैं। अदर बैंक हैं जो 7%, 8% पर भी लटके हैं। तो क्या ये जो सिस्टम में गैप क्यों है, इतना बड़ा गैप क्यों देखने को मिल रहा है कि यदि जो प्राइवेट सेक्टर में कोई जा रहा है तो उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, और यदि हम पब्लिक सेक्टर के बैंक में जाते हैं तो वहां पर हमें इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। तो हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि पूरी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस हो रहा है। नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक के, देखिए ब्याज दरों में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे एसबीआई में जाइए या आईसीआईसीआई में जाइए, किसी भी प्राइवेट, उसमें अंतर नहीं है। अंतर जो आपने सवाल पूछा है उसमें अंतर इस बात पे आता है कि जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, चाहे वो निजी या उसमें, जो लोन बैंकों में डिपॉजिट करते हैं लोग, एफडी या आरडी जो आपने कहा, आवर्ती जमा, उसकी तुलना में जो लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो उनमें बहुत अंतर आता है। लेकिन ये चीज ही अलग है। आप ये दोनों अलग अलग मुद्दे, इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं इसको विस्तार से बता रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो है सुरक्षित नहीं है, अन्य में क्या है, तो थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, क्या चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो म्यूचुअल फंड में ज्यादातर लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, उस पर थोड़ा जो है। देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत सुरक्षित है। म्यूचुअल फंड 1964 से यूटीआई से शुरू हुआ। थोड़ी शुरू में गड़बड़ियां हुई, यूनिट 64 वगैरह की हुई, लेकिन कुल मिलाकर के म्यूचुअल फंड बहुत सुरक्षित है। आज तक किसी भी म्यूचुअल फंड ने किसी भी स्कीम के पेमेंट में कोई ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बीच में डेट फंड्स में हुई थी, वो भी सब पैसा मिल गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है। वो भी शेयर वाली योजनाओं में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। कभी कभी ये आया है कि जैसे किसी सेक्टर फंड में लगा दिया पैसा, कि केवल एक क्षेत्र में वो उस योजना का पैसा लगता है, सर तब दिक्कत आई है। अगर आपने विविधीकृत वाली योजनाओं में लगाया है तो औसतन 5-6 साल में पैसा म्यूचुअल फंड में डबल हो जाता है। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, ये म्यूचुअल फंड आम जनता के लिए कैसे काम कैसे करता है? म्यूचुअल फंड इस तरह काम करता है कि म्यूचुअल फंड का लाइसेंस होता है, सेबी, आरबीआई वगैरह से लाइसेंस हो जाता है। म्यूचुअल फंड जो है भारत में 45 हैं और सरकारी भी हैं, कैनरा बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ, इसमें भी जो है मतलब जो सरकारी सरकारी म्यूचुअल फंड भी है। बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, एसबीआई का है, सरकारी, प्राइवेट भी है, विदेशी है, अमेरिका के हैं, कोलेबोरेशन से हैं। इस प्रकार से म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है। ये क्या करते हैं, अपनी योजनाएं इन्होंने बनाई हुई हैं कुछ, उन योजनाओं को प्रसारित करते हैं। इनके म्यूचुअल फंड के एजेंट्स होते हैं। जैसे मैं भी एक म्यूचुअल फंड का एजेंट हूं, मैंने एग्जाम दिया हुआ, उसका लाइसेंस लिया है, मैं म्यूचुअल फंड बेच सकता हूं। तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लिया जाता है उसको विभिन्न क्षेत्र की कंपनियों में उसके शेयर खरीदे जाते हैं। कम से कम 15-20 क्षेत्रों की 2-2, 3-3 कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। तो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो बहुत जगह बढ़ जाता है। इस प्रकार से कोई रिस्क कम से कम हो जाती है। सर एक चीज जानना चाहिए, यदि कोई इन्वेस्टर है, कोई गरीब आदमी 2000, 4000, 5000 रुपए कमा रहा है, आजकल जो सिप का कॉन्सेप्ट चला है, हर व्यक्ति एसआईपी लोगों के अंदर बहुत मतलब एक कॉमन वर्ड हो गया है।
तो SIP क्या है, कैसे लोग जो है एक दिहाड़ी मजदूर जैसे 400 रुपए 300 रुपए रोज पाता है और एक प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति काम कर रहा है वो 10,000 से 20,000 22,000 तक पाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के साथ आर्थिक न्याय हो सके, जो देश की GDP बढ़ रही है उसमें उसका क्या योगदान होगा? तो इस तरह के जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो कम पूंजी वाले लोग हैं, वह इस मार्केट से कैसे मतलब अपनी वेल्थ बना सकते हैं या कैसे SIP में क्या अपने गोल को पा सकते हैं? बैंक की, मुकेश जी, बैंक की RD की तरह होती है SIP, जो आपने आवर्ती जमा कहा था, आवर्ती जमा। इसमें क्या है कि व्यक्ति प्रतिमाह जमा करता है जी। तो कैसे है कि फॉर्म दस्तखत किया जाता है जी। उसके बाद उस दस्तखत के बाद एक और कागज होता है कि मैं प्रतिमाह इतने रुपए जमा करना चाहता हूँ इतने दिन तक जी। वो जाके रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे लोन की किस्त कटती है उसी तरह से SIP में भी कटती रहती है और इन्वेस्टर को पूरी उसकी जानकारी मिलती है ईमेल पे, कागज से या ब्रोकर के द्वारा। आजकल ब्रोकर्स ऐप प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेरे माध्यम से कोई लेता है तो ऐप में उसको दिखाई पड़ता रहता है। तो धीरे धीरे वो पैसा लगता जाता है। जैसे किसी ने कम से कम 100 रुपए भी कोई लगा सकता है जी। तो 100 रुपए प्रतिमाह की भी SIP होती है। तो कोई आदमी 100 रुपए प्रतिमाह लगाता है। जैसे मैंने एक सज्जन की 100 रुपए लगवाया, 10 साल तक उनका 100 रुपए लगता रहा और 10,000 रुपए जब जमा हुए, उन्होंने कहा घर बन रहा है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने निकलवाया तो 25,000 रुपए निकले उनके। तो अगर बैंक में होता तो 11,000 नहीं निकलते, 11,500 से ऊपर ना निकलते। तो ये जो इकोनॉमिक जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, जब इसमें आदमी जाएगा, छोटी कदम उठाएगा, छोटा ही कदम उठाए, 100 रुपए होता है, 100 रुपए की ही करे SIP, वो व्यक्ति कभी भी निकाल सकता है, कोई बंधन नहीं है, कभी भी बंद कर सकता है। सर एक छोटा सवाल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपए दे रहा है और 4-5 महीने दिया, 6ठे महीने उसके पास पैसा नहीं आया, फिर 7वें महीने आ गया, तो बीच बीच में जो रुक जाता है, जिससे जो है क्या, जैसे हम भारतीय जीवन बीमा में देखते हैं उसके थ्रू कि जो है 3 साल तक एक जो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में जो लोगों का जो है पैसा जो है लैप्स हो जाती है, यदि उतने दिन तक पैसा नहीं जमा किया तो वो पैसा लैप्स हो जाता है। तो क्या इसमें SIP में भी कुछ इस तरह का नियम है कि जो है उसका पैसा लैप्स हो जाएगा या क्या है, कैसे, थोड़ा इसको डिटेल में बताओ। देखिए म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि आपने जैसे ही इन्वेस्ट किया, न्यूनतम 100 रुपए भी लगाया जा सकता है, केवल 100 रुपए दे दीजिए, कभी मत दोबारा लगाइए जी। 100 रुपए आपका लग गया। SIP तो ये होती है कि आप प्रतिमाह दे रहे हैं, तो आप जितने महीने उतने महीने दीजिए। मान लीजिए आपका जब मन आए आप कैंसिल कर सकते हैं, लिख के दे दीजिए, या OTP से आजकल कैंसिल हो जाती है जी जी। इसके अलावा यदि 100 रुपए आपने 5 महीने दिया या जो भी राशि 5 महीने दी, फिर 6ठे महीने नहीं दे पाए, तो बस इतना होगा। इसमें म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत नहीं है, बस म्यूचुअल फंड में उस महीने आपको यूनिट्स अलॉट नहीं होंगी, आपको माल नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप हर महीने सोना खरीदते हैं, सिक्के टाइप में, जैसे हर महीने मान लीजिए आप सोना खरीदते हैं, मान लीजिए आप 2 ग्राम सोना खरीद रहे हैं, 5 ग्राम सोना हर महीने खरीदते हैं, तो आपने 10 महीने खरीदा, 11वें महीने का नहीं खरीदा, तो आपके पास सोना थोड़ा कम रहेगा, जो उस महीने का 5 ग्राम है वो नहीं आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब म्यूचुअल फंड में SIP में किस्त नहीं आएगी तो बैंक जरूर 100-200 रुपए कोई पेनाल्टी काट लेगा, क्योंकि वो चेक बाउंसिंग की तरह से है। लेकिन म्यूचुअल फंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जमा कहिए कि हम 10 साल जमा करेंगे, आप 1 महीने जमा करके निकाल लीजिए, जो उसका बाजार भाव होगा उस पर निकल आएगा। सर एक छोटा सा डेमो लेना चाहेंगे। यदि मान लीजिए 500 रुपए महीना यदि हम किसी फंड में लगा रहे हैं, तो यदि 15 साल 20 साल में लगभग कितना रिटर्न हो जाएगा, थोड़ा इसका कोई आपके पास लाइव एग्जांपल हो तो आप। हाँ, लाइव एग्जांपल्स हैं मेरे पास। जैसे 100 रुपए जैसे किसी ने 10,000 रुपए से देता हूँ मैं, 10,000 रुपए किसी ने दिए 26 साल तक। नहीं सर, छोटा एग्जाम्पल 500 या 1000 रुपए कर, तो मेरे पास 10,000 रुपए के एग्जाम्पल है, उससे हम लोग कम कर लेंगे। जैसे 7 साल तक किसी ने, मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड है, ये मेरे सामने है तो मैं बता देता हूँ। 7 साल तक ये स्थिति है 7 दिसंबर 2022 की। इसमें देखिए प्रतिदिन स्कीम चेंज होती है। 7 दिसंबर 2022। आज हम लोग 3 महीने बाद बैठे हैं, मार्केट थोड़ी सी नीचे है, ज्यादा अंतर नहीं है। 7 दिसंबर 2022 से 7 साल पहले अगर किसी ने 10,000 रुपए जमा करने शुरू किए तो 8,40,000 रुपए जमा हुए थे। 8,40,000 के जो वैल्यू थी वो 16,48,000 थी, मतलब सीधे डबल। और इसमें 19% की चक्रवृद्धि लाभ मिला, ब्याज नहीं, लाभ मिला। लाभ और हानि दोनों होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप 3-4 साल 5 साल से ऊपर का लगाते हैं, हम मतलब 1,000 रुपए लगाते हैं, तो अगर 1,000 रुपए लगाए होते इन्होंने तो 7 साल में तो 84,000 रुपए के 1,64,000 हो जाते। 1,64,000 रुपए
ये तो बड़ी रकम है सर। 100 रुपए से भी 100 रुपए कोई लगाता तो और कम कर लीजिए, 100 रुपए कोई लगाता तो 8400 रुपए के उसके 16,000 हो जाते। 100 रुपए लगाए और 7 साल में 16,000 हो गए। अब बहुत गरीब आदमी की कल्पना करिए, कोई 100 रुपए लगा रहा हो महीने में, एक महीने में, और 7 साल के बाद उसको 16,000 मिल जाए, उसका काम चल जाएगा। लेकिन क्या है कि चीजें गरीबों तक पहुंच नहीं पाती, उसमें मार्जिन कम है ब्रोकर्स को कोई सैलरी तो मिलती नहीं है। या तो सरकार ऐसी कोई योजना लेके आए कि कोई निश्चित कोई तरीका लाए कि छोटे बीच में एक योजना आने की बात हुई थी, वो लागू नहीं हुई। अभी जो हम लोगों को पैसा, मैं तो फिर भी छोटे और बड़े सबका लगवाता हूँ, कुछ तो ऐसे ब्रोकर है केवल बड़ों का ही लगवाते हैं, क्योंकि छोटों का बहुत लगवाएंगे, 100 रुपए लगवाएंगे तो अपना कमीशन जो हमारा करीब 0.5% या 0.7% है उस पर ट्रेल कमीशन, वो हमें इतना नहीं मिलेगा कि हम अपना खर्चा चला सकें। लोग बात ही नहीं करेंगे और अवेयरनेस है नहीं, पब्लिक में जानकारी नहीं है। तो जानकारी के लिए है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो जानकार हैं, वो अपने ऑफिस में अपने छोटे कर्मचारियों को बताएं, जो आपके घर में जो लोग सेवा करते हैं, जो धोबी हैं, जो मेहरी हैं, जो लोग, उनको जोड़ें, छोटे छोटे लोगों को जोड़ा जाए। ब्रोकर्स भी कोशिश करें, सरकार भी कुछ योजना। सर जाते जाते बस एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे सर, यदि SIP में यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, दस्तावेज होने चाहिए जिसके माध्यम से वह जो है SIP 100 रुपए का, 200 का, 500 का कर सकता है? उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज है लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर? फॉर्मेलिटीज में उनको KYC बनाना पड़ता है, इसलिए पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड, और पैन कार्ड में बता दूं कि इस समय सरकार कह रही है 31 मार्च तक पैन और आधार को लोग लिंक कर लें। लिंक होना जिनका नहीं है वो अभी कर लें, अभी 1000 रुपए पेनल्टी हो सकता है बाद में बढ़ जाए। तो एक तो ये चीज है कि पैन चाहिए और निवास का कोई प्रूफ चाहिए। निवास, आधार को हम लोग कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं, वो ले लेते हैं, ये 2 चीजें लेते हैं। इसके अलावा फोटो वगैरह चाहिए, ईमेल आईडी, एक फोटो, ईमेल आईडी वगैरह ले लेते हैं, अगर जिसके पास नहीं है तब भी हो जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह, और चेक लेते हैं। चेक से फिर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। चेक से हम लोग इंटरनेट से भी करा सकते हैं, तो इंटरनेट से भी करा सकते हैं। अगर कोई नेट बैंकिंग करता है या उसका नेच मैंडेट वगैरह अप्रूव करा करके, उसको बस ये है कि बैंक के डिटेल देने पड़ते हैं। तो ये है हमारा आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। और थैंक यू वेरी मच सर, राजीव सर, आपका फिर से एक बार दूसरा समय लिया जाएगा जब हम लोग आगे की चीजों की चर्चा करेंगे। नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद, उन्होंने देखा।